Today we will talk about Afghan peace process, and if you like our channel Educated Pakistan, you can subscribe to our channel. Okay, so we will see about history, present, and the future of Afghan peace process. Here we go. A historical perspective of Afghanistan issue. We know that the war is going on. Okay. अफगानिस्तान इज़ कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स. अफगानिस्तान को कब्रिस्तान कहते हैं. किसका कब्रिस्तान कहते हैं? ग्रेट पावर्स का कब्रिस्तान कहते हैं. क्यों? क्योंकि 3 पावर्स अटैक्ड अफगानिस्तान. 3 पावर्स ने हिस्ट्री में अफगानिस्तान को अटैक किया. उसमें एक बरतानिया था, दूसरा क्या था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो थर्ड पावर थी वो थी यूएसएसआर. ठीक है, तो यूएसएसआर भी फेल्ड हो गया, होल्ड नहीं कर पाया. कनकर कर ली पूरी की पूरी टेरिटरी, लेकिन उस पर होल्ड नहीं कर पाया. फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 2001 के बाद अटैक किया, वो भी कनकर तो कर गया, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर होल्ड नहीं रख सका. उसके बाद बरतानिया ने भी इस एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हिस्ट्री में फेल हो गया. तो 3 वर्ल्ड पावर्स थी डिफरेंट एरा के अंदर. दे फेल्ड टू कंट्रोल दिस टेरिटरी एंड कनकर अफगानिस्तान. सो देयरफॉर अफगानिस्तान इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स. Britain failed to conquer it. Anglo-Afghan War. If you want to study Anglo-Afghan War, you can study in detail. Soviet Union attacked Afghanistan in 1979. 1979 में उन्होंने अटैक किया था, लेकिन वो डिफीट हो गए, वो हार गए थे. क्यों हार गए थे? क्योंकि उनकी आर्मी 10 साल लड़ती रही, और वो हारे इसलिए क्योंकि अमेरिका आ गया, और अमेरिका ने, पाकिस्तान ने मुजाहिदीन डेवलप किए, और वो मुजाहिदीन जाके कम्युनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ लड़े. जिहाद हुआ, और जिहाद के बाद दे वर डिफीटेड एंड सोवियत यूनियन वाज डिसॉल्व. देयर वर अदर रीजंस ड्यू टू विच द सोवियत यूनियन वाज डिसॉल्व, दैट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाज फ्लॉड itself. Okay, but we can consider that this was one of the main reason of Soviet collapse. Then United States of America attacked Afghanistan after 9/11 but failed to defeat Afghanistan. अफगानिस्तान को डिफीट करने में फेल हो गया, होल्ड नहीं कर पाया टेरिटरी के ऊपर, क्योंकि लोग ऑर्गेनाइज हो जाते हैं. दे स्टार्ट फाइटिंग बैक अगेंस्ट फॉरेन फोर्सेस. So the same case was with the United States of America. Though United States of America was very powerful economically, militarily, but it was failed. It was failed to defeat Afghanistan, and now it is trying to come out of this war-ravaged country. Present Biden administration and preceding deals. Last year May 2020 agreement was problematic. पिछले साल बेसिकली हुआ क्या था? इन दोहा the talks took place in Doha. There were talks between Taliban and the United States of America, and a treaty was concluded. The treaty had 3 things. The first was that there would be ceasefire, and America would withdraw from Afghanistan till May 1st 2021. Okay, and there should be intra-Afghan talks to decide about the future of Afghanistan. There were the 3 main things. First of all, there would be ceasefire, May 1 2021 withdrawal of all foreign troops, and intra-Afghan talks. But the intentions behind these talks and all these agreements were nullified. Trump wanted to win elections because he had pledged a message that he would end all foreign wars. Okay, so it was just to gain traction. Now Biden administration has come, so and it is renegotiating the peace process. Okay, तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि एक रिपोर्ट है SIGRA स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल रीजनल अफेयर का. उसके मुताबिक द वायलेंस इंक्रीज इन अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट वाज नॉट पार्टी इन दिस एग्रीमेंट. ओके, इसके मुताबिक ये है कि कहा तो ये गया था कि जब ये दोहा का जो एग्रीमेंट ट्रंप एरा के अंदर हुआ, ट्रंप के टेन्योर के दौरान हुआ, ये जो उनका एक एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद क्या होगी? वायलेंस कम हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा ना. लेकिन उसके मुताबिक द वायलेंस हैज़ इंक्रीज्ड, वो तो बढ़ चुकी है, अभी वायलेंस ज़्यादा बढ़ चुकी है. मार्च में एक रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक 183 के करीब जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं. उसमें
आर्मी के लोग भी हैं, जो अफगान आर्मी है, और इसके बाद उसके लोग भी हैं, ठीक है, सिविलियंस भी हैं। और दूसरी बात ये है कि वो जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और तालिबान में आपस में बातचीत कर ली, उसमें एक मेन पार्टी जो अफगान गवर्नमेंट है वो तो थी ही नहीं, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक था। सो हाईली प्रॉब्लमेटिक था। ऐसा कभी एग्रीमेंट होता नहीं है कि जिस पार्टी ने टॉप करनी हो फ्यूचर में वो उस एग्रीमेंट में हो ही ना। देन नाउ अब क्या हुआ है, अब जो रिसेंट डेवलपमेंट है, आप माइकल कुगलमैन का जो आर्टिकल है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वो पढ़ सकते हैं। वो ये कहता है कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्लिंकन है इस वक्त अमेरिका के, उसने एक लेटर भेजा है, सेंट लेटर एंड कॉल्ड फॉर यूएन सपोर्टेड, यूएन की तरफ से सपोर्ट किया हुई टॉक्स होंगी इन मॉस्को एंड टर्की। पाकिस्तान उसमें एक पार्टी होगा जो बैठेगा, अब रशिया बैठेगा, टर्की बैठेगा, यूएस से बैठेगा, चाइना बैठेगा, और इंडिया शुड नॉट बी इंक्लूडेड, मतलब इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इससे पाकिस्तान क्या हो जाता है, पाकिस्तान को मसले मसाइल हो जाते हैं जब इंडिया को आप अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस में डालो। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो टेरिटरी है ये स्ट्रेटिफाइड है। अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान में बढ़ जाएगा तो पाकिस्तान को टू फ्रंट वार का सामना हो जाएगा। जब अगर पाकिस्तान की फ्यूचर में इंडिया से जंग होती है तो इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी की क्या हो जाती है, जियो पैराडाइज हो जाती है, ख़तरे में पड़ जाती है। तो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान यूजली इसको रेजिस्ट करता है। तो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर और प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या हो सकती है फ्यूचर की। सबसे पहले जोशिका फिशर के मुताबिक अ पीसफुल एंड स्टेबल अफगानिस्तान इज़ एट द कोर ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द होल रीजन। यानी कि अगर अफगानिस्तान पीस होगा, स्टेबल होगा, तो क्या होगी, पीस आएगी। किसके अंदर पीस आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, पूरे का पूरे इस रीजन में आएगी। अगर अफगानिस्तान नहीं सही होगा तो उसके बाद पूरा का पूरा रीजन ही अच्छा नहीं हो सकता। वैसे भी हमारे रीजन में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। लेकिन होना ये चाहिए, प्रैग्मेटिक अप्रोच ये है कि अमेरिका को इधर नहीं रुकना चाहिए, एग्रीमेंट उसको करना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब अमेरिका ने हमला किया था तो इसकी बहुत ज़्यादा फ़ोर्स थी और अब तो थोड़े हज़ार फ़ौजी रह गए हैं। तो कि अगर वो इतने हज़ारों फ़ौजियों के साथ अफ़गानिस्तान को नहीं जीत सका तो इतने थोड़े फ़ौजियों के साथ वो कभी भी नहीं जीत सकता, कैन नॉट विन, ओके। सो इसलिए इट इज़ अ प्रैग्मेटिक टू लीव अफ़गानिस्तान नाउ। एक तो वो विक्ट्री हासिल नहीं कर सका। दूसरी बात यह है कि जब अमेरिका जो है ये सारा काम कर रहा है, ये सारी टॉक्स के अंदर लोग बैठे हैं, तो वुमेन का इशू जो है ये तालिबान के साथ ज़रूर डिस्कस होना चाहिए। क्योंकि जब तालिबान का रिजीम था तो वुमेन की एम्पावरमेंट नहीं थी, वुमेन के वो राइट नहीं थे जो उनको मिलने चाहिए थे। तो अफ़गानिस्तान वैसे भी वर्स्ट कंट्री है वुमेन के लिए, ये रिपोर्ट्स हैं। तो ये इशू उनको डिस्कस करना ज़रूरी है जो पीस प्रोसेस में जो टॉक्स हो रही हैं। उसके बाद फ्यूचर फाइनेंस कहाँ से मिलेगी, अफ़गानिस्तान के पास तो कोई बजट वगैरह नहीं है ना, उनके पास तो कोई एग्रीकल्चर नहीं है, या फिर उनकी कोई इंडस्ट्री, या फिर उनका कोई इंडस्ट्रियल बेस हो जिसकी वजह से वो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कमाते हों, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें चाइना, पाकिस्तान, इन सब को इसके फ्यूचर जो गवर्नमेंट बनेगी उसके अंदर जो सारे के सारा सिक्योरिटी के अखराजात उनके बारे में मदद करनी ज़रूरी है। तो इसके बारे में भी इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। तीसरी बात, जो अमेरिकन हैं और जो नेटो की जो फोर्सेस हैं वहाँ पे, उन सब फोर्सेस ने वार क्राइम किए हैं। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है, अभी एक आप अल जज़ीरा पे एक डॉक्यूमेंट्री देख लें, अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्री में ये लिखा हुआ था, एक उनका सोल्जर है, ऑस्ट्रेलियन सोल्जर है, उसने कहा है कि हम अक्सर ऑपरेशन करने जाते थे तो होता ये था कि आगे से अफ़गानी जो आम अफ़गानी है वो बेचारे सरेंडर कर देते थे, वो हाथ ऊपर कर लेते थे, उसके बावजूद शूटिंग प्रैक्टिस के तौर पे जो कोलिशन की जो फोर्सेस हैं वो उनके ऊपर शूट करती थी। तो अगर ऐसा वो करती थी, निहत्ते लोगों को मारती थी, तो ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की क्या है, खिलाफ वर्जी है। और ये जो चीज़ है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। इसमें होगा ये कि जो जो लोग ऐसे शूटिंग करते रहे हैं वो उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनका ट्रायल होगा और उनको या तो डेथ पेनल्टी मिलेगी या फिर लाइफ सेंटेंस मिलेगी। तो इनका ट्रायल होना चाहिए, जो इन्होंने वार क्राइम किए हैं सोल्जर्स ने, इनका ट्रायल होना चाहिए। इसके बारे में बात ज़रूर होनी चाहिए कि अगर पीस आ जाएगा, ये जो पीस प्रोसेस है ये कामयाब होता है तो क्या होगा।
तो फिर होगी जियो इकोनॉमिक्स आएगी। फिर होगा ये कि जो जियो इकोनॉमिक्स है ये एक प्ले करेगी। जियो इकोनॉमिक्स क्या प्ले करती है? जियो इकोनॉमिक्स होती क्या है? ज्योग्राफी की बुनियाद पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको जियो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब होगा ये, जब अफ़गानिस्तान में पीस होगा तो ये जो लैंड लॉक्ड यूरो एशियन स्टेट्स हैं जैसे उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो ये जो यूरो एशियन स्टेट्स हैं ये अफ़गानिस्तान के ज़रिए से पाकिस्तान को क्या कर सकती हैं? एनर्जी दे सकती हैं। और ये सारी लैंड लॉक्ड हैं, तो पाकिस्तान पानी के ज़रिए से, हमारे पास सी पैक भी है, यहाँ से इनकी जो गुड्स है ये इधर भी इंपोर्ट हुई हुई गुड्स इधर भी ला सकता है और एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से गुड्स यहाँ मूव करके पूरी वर्ल्ड में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। ओके, पाकिस्तान एनर्जी भी ले सकता है यहाँ से। अगर अफ़गानिस्तान में पीस होगा तो ही एनर्जी आएगी ना पाकिस्तान में, अगर, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इनके यहाँ गैस के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। फिर एक ग्रैंड प्लान ये है कि यूरो एशियन स्टेट्स को पाकिस्तान के साथ मिलेंगी और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ज़रिए से पाकिस्तान के साथ मिलेंगी और पाकिस्तान के साथ ये चाइना के साथ कनेक्ट होंगी, BRI के साथ, और फिर ये यहाँ से ऊपर रशिया के साथ क्या होगा? फिर यहाँ से ऊपर ये क्या होगा? ये रशिया के साथ कनेक्ट होंगी। तो ये मल्टी सिविलाइजेशनल एक कॉरिडोर बन जाएगा, मल्टी सिविलाइजेशनल कॉरिडोर बन जाएगा। ठीक है, मल्टी सिविलाइजेशनल कॉरिडोर विल बी एस्टैब्लिश्ड। तो ये हमारा पीस प्रोसेस है अफ़गानिस्तान का, ये इसका एनालिसिस है। अगर आपको अच्छा लगे आप मुझे दुआओं में याद रख सकते हैं।